गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम लोग कहानी पढ़ रहे थे वापसी, जिसके नायक थे गजाधर बाबू, जो रिटायर होने के बाद अपने घर आते हैं। लेकिन इस घर में उन्हें कुछ अपनापन सा नहीं लगता है और अस्थायी रूप से इस घर में अपने आप को महसूस करते हैं। गजाधर बाबू की पत्नी जब उनसे बैठकर बातचीत करती है तब वो बताते हैं कि अब मैं रिटायर हो चुका हूँ, इसलिए हमें अपने खर्च को कुछ कम करना होगा। इसके बाद कहानी की शुरुआत करते हैं। सभी खर्च तो वाजिब है, किसका पेट काटूँ। बोलती है कि सब खर्च तो ज़रूरी है, मैं कहाँ कम करूँ। यही सब जोड़ तोड़ करते करते बूढ़ी हो गई हूँ, ना मैंने मन का पहना है ना ओढ़ा है। गजाधर बाबू ने आहत विस्मित दृष्टि से पत्नी को देखा। उनसे अपनी हैसियत छिपी न थी। उनकी पत्नी तंगी का अनुभव कर उसका उल्लेख करती यह स्वाभाविक था, लेकिन उनमें सहानुभूति का पूर्ण अभाव गजाधर बाबू को बहुत खटका। उनसे यदि राय बात की जाती कि प्रबंध कैसे हो तो उन्हें चिंता कम, संतोष अधिक होता, लेकिन उनसे तो केवल शिकायत की जाती थी, जैसे परिवार की सब परेशानियों के लिए वही जिम्मेदार थी। तुम्हें किस बात की कमी? अमर की माँ, घर में बहू है, लड़के बच्चे हैं, फिर क्या रुपया ही सब कुछ होता है? गजाधर बाबू ने कहा और कहने के साथ ही अनुमान किया, यह उनकी आंतरिक अभिव्यक्ति है, यह उनकी मन की सोच है, जिसे उनकी पत्नी कभी नहीं समझ सकती। हाँ, बड़ा सुख है ना बहू से, आज रसोई करने गई है, देखो क्या होता है। गजाधर बाबू के कहने पर अमर की बहू और बसंती ने सुबह और शाम के खाने का पूरा जिम्मा लिया था। कहकर पत्नी ने आंखें मूंद ली। गजाधर बाबू बैठे हुए पत्नी को देख रहे थे और सोच रहे थे कि ये वही औरत है जिसकी एक मुस्कान उनके लिए सब कुछ थी। यही मुस्कान देखने के लिए उन्होंने संपूर्ण जीवन काट दिया, लेकिन आज उसमें ऐसा कुछ भी नहीं है। वो जिस औरत को जानते थे वह आज यहाँ मौजूद नहीं है, और यहाँ आज जो मौजूद है वह बिल्कुल ही अपरिचित है। अंदर कुछ गिरा और उनकी पत्नी हड़बड़ाकर उठ बैठी। लो, बिल्ली ने कुछ गिरा दिया। वो दौड़ करके रसोई के अंदर जाती है और जब वापस आती है तो गुस्से में उनका मुंह फुला हुआ रहता है और कहती है कि बिल्ली ने दाल का पतीला गिरा दिया, अभी सभी लोग खाने के लिए हैं, मैं क्या दूंगी। थोड़ी सी सब्जी और 4 पराठे बनाने में उसने सारा घी उडेल दिया, ये सब इन लोगों से नहीं होगा। गजाधर बाबू को लगा कि पत्नी कुछ और बोलेगी तो उनके कान झंझना उठेंगे। वो शिकायत सुन के तंग हो गए थे। होठ पीछे करवट लेकर उन्होंने पत्नी की ओर पीठ कर ली और रात का भोजन बसंती ने जानबूझकर ऐसा बनाया कि खाया नहीं गया। फिर भी गजाधर बाबू ने जैसे भी खाना खा लिया, लेकिन नरेंद्र ने थाली सरका दिया और वो बोला कि मुझसे ऐसा खाना नहीं खाया जाएगा। बसंती तुनक कर बोलती है कि नहीं खाओगे तो मत खाओ, जाओ। बसंती को उठाकर माँ ने नरेंद्र को मनाया और अपने हाथ से कुछ बनाकर खिलाया। गजाधर बाबू ने बाद में पत्नी से कहा कि इतनी बड़ी लड़की हो गई और इसे खाना बनाने नहीं आता है। तो पत्नी कहती है कि आता सब कुछ है, बस वह बनाना नहीं चाहती है, वो काम नहीं करना चाहती है। अगली शाम माँ को रसोई में देख कपड़े बदलकर बसंती बाहर जाने के लिए तैयार हो गई। तब उसके पिता ने उसे टोका और कहा कि कहाँ जा रही हो? तो बताती है कि शीला के घर। पिता के मना करने पर बसंती कुछ देर चुपचाप खड़ी रही। उसके बाद वह वहाँ से वापस अंदर चली गई और सारा दिन मुंह फुलाकर बैठी रही। गजाधर बाबू कुछ खिन्न हो गए। पत्नी की बात पर उन्होंने कुछ उत्तर नहीं दिया। उसको मना करने के बाद गजाधर बाबू रोज की तरह बाहर टहलने चले गए। जब वापस आए तो बसंती की माँ ने उनसे पूछा कि आखिर आपने बसंती से ऐसा क्या कह दिया कि वो सारा दिन सोई रही, उसने खाना भी नहीं खाया। ये बात सुनकर गजाधर बाबू को थोड़ा बुरा लगा।
हाँ, उन्होंने मन में निश्चय कर लिया कि वह बसंती की शादी जल्दी कर देंगे। उस दिन के बाद बसंती पिता से बची बची रहने लगी, कतराने लगी, उनके सामने नहीं आती थी। गजाधर बाबू ने एक दो बार अपनी पत्नी से पूछा कि बसंती को क्या हुआ है, तो बताती है कि वह रूठी हुई है। गजाधर बाबू को और गुस्सा आता है, बोलता है, वो सोचते हैं कि मैंने जाने के लिए मना कर दिया तो इतना गुस्सा, इतना मिजाज। फिर उनकी पत्नी उन्हें सूचना देती है कि अमर अलग रहने की सोचता है। गजाधर बाबू को बहुत आश्चर्य होता है, वो पूछते हैं कि क्यों। पत्नी ने कुछ साफ साफ उत्तर नहीं दिया। उन्होंने कहा कि अमर और उसकी बहू को बहुत शिकायतें थी, वो क्या क्या बताती। उनका कहना था कि गजाधर बाबू हमेशा बैठक में ही पड़े रहते थे, कोई आने जाने वाला हो तो कहीं बैठाने के लिए जगह नहीं। अमर को सब अभी छोटा समझते थे और मौके बेमौके टोक देते थे। बहू को काम करना पड़ता था, फिर भी सास फूहड़पन का ताना देती थी। हमारे आने से पहले भी कभी ऐसी बात हुई, गजाधर बाबू पूछते हैं। पत्नी ने सिर हिलाकर जताया कि नहीं, पहले अमर घर का मालिक बनकर रहता था, बहू को कोई रोक टोक न थी। अमर के दोस्तों का प्रायः यही अड्डा जमा रहता था, अंदर से नाश्ता चाय तैयार होकर जाता था। बसंती को वही अच्छा लगता था। गजाधर बाबू ने बहुत धीरे से कहा, अमर से कहो जल्दीबाजी की ज़रूरत नहीं है। अगले दिन वो सुबह घूम कर लौटे तो उन्होंने पाया कि बैठक में उनकी चारपाई नहीं है। अंदर आकर पूछने ही वाले थे कि उनकी दृष्टि रसोई के अंदर बैठी पत्नी पर पड़ी। उन्होंने कहने का मुंह खोला कि बहू कहाँ है, पर कुछ याद आ गया और वो चुप हो गए। पत्नी की कोठरी में झांका तो अचार, रजाई और कनस्तरों के मध्य अपनी चारपाई लगी पाई। गजाधर बाबू ने कोट उतारा और कहीं टांगने को दीवार पर नज़र दौड़ाई, फिर उसे मोड़कर अलगनी के कुछ कपड़े खिसकाकर एक किनारे टांग दिया। कुछ खाए बिना ही वह चारपाई पर लेट गया। कुछ भी हो, तन आखिरकार बूढ़ा ही था। सुबह शाम कुछ दूर टहलने अवश्य चले जाते थे, पर आते जाते थक उठते थे। गजाधर बाबू को अपना बड़ा सा खुला हुआ क्वार्टर याद आया। निश्चित जीवन, सुबह पैसेंजर ट्रेन आने पर स्टेशन की चहल पहल, चिर परिचित चेहरे और पटरी पर रेल के पहियों की खटखट जो उनकी मधुर संगीत की तरह थी। तूफान और डाक गाड़ी के इंजनों की चिंगाड़ उनकी अकेली रातों की साथी थी। सेठ रामजी मल के मिल के कुछ लोग कभी कभी पास आ बैठते, वही उनका दायरा था, वही उनके साथी। वह जीवन अब उन्हें एक खोई निधि का प्रतीत हो रहा है। उन्हें लगा कि वे जिंदगी द्वारा ठगे गए हैं। उन्होंने जो कुछ चाहा उसमें से उन्हें एक बूंद भी न मिली। लेटे हुए वह घर के अंदर से आते विविध स्वरों को सुनते रहे। बहू और सास की छोटी सी झड़प, बाल्टी पर खुले नल की आवाज़, रसोई के बर्तनों की खटपट और उसी में दो गोरैयों का वार्तालाप। और अचानक ही उन्होंने निश्चय कर दिया कि अब घर की किसी बात में वो दखल न देंगे। यदि गृह स्वामी के लिए पूरे घर में एक चारपाई की जगह नहीं तो यहीं पड़े रहेंगे। अगर कहीं और डाल दी गई तो वहाँ से चले जाएंगे। यदि बच्चों के जीवन में उनके लिए कहीं स्थान नहीं तो अपने ही घर में परदेसी की तरह रहेंगे। और उस दिन के बाद सचमुच बाबू कुछ नहीं बोले। नरेंद्र मांगने आया तो बिना कारण पूछे ही उसे रुपये दे दिए। बसंती काफ़ी अंधेरा हो जाने पर भी पड़ोस में ही रही तो भी उन्होंने कुछ नहीं कहा। पर उन्हें सबसे बड़ा गम यह था कि उनकी पत्नी ने भी उनमें कुछ परिवर्तन लक्ष्य नहीं किया। मतलब पहले तो रोकते टोकते थे, बाद में वो चुप हो गए, लेकिन उनकी पत्नी को कुछ अंतर महसूस नहीं हुआ। वह मन ही मन कितना भार ढो रहे हैं इससे वह अनजान ही बनी रही। बल्कि उन्हें पति के घर के मामले में हस्तक्षेप न करने के कारण शांति ही थी। कभी कभी वो कह उठती, ठीक ही है, आप बीच में ना पड़ा कीजिए, बच्चे बड़े हो गए हैं, हमारा जो कर्तव्य था कर रहे हैं, पढ़ा रहे हैं, शादी कर देंगे। गजाधर बाबू ने आहत दृष्टि से पत्नी की ओर देखा। उन्होंने अनुभव किया कि वह पत्नी वह बच्चों के लिए केवल धनोपार्जन के निमित्त मात्र है, केवल धन पाने का एक जरिया है। जिस व्यक्ति के अस्तित्व से पत्नी मांग में सिंदूर डालने का अधिकारी है, समाज में उसकी प्रतिष्ठा है, उसके सामने वह 2 वक्त भोजन की थाली रख देने से सारे कर्तव्य से छुट्टी पा जाती है। वह घी और चीनी के डब्बे में इतनी रमी हुई है कि अब
वही उसका संपूर्ण दुनिया बन गया है। गजाधर बाबू उनके जीवन के केंद्र नहीं हो सकते। उन्हें तो अब बेटी के शादी के लिए भी उत्साह बुझ गया है। किसी बात में हस्तक्षेप न करने के निश्चय के बाद भी उनका अस्तित्व उस वातावरण का एक भाग बन सका। उनकी उपस्थिति उस घर में ऐसी असंगत लगने लगी जैसे सजी हुई बैठक में उनकी चारपाई थी। उनकी सारी खुशी एक गहरी उदासीनता में डूब गई। इतने सब निश्चयों के बावजूद गजाधर बाबू एक दिन बीच में दखल दे बैठे। पत्नी स्वभावानुसार नौकर की शिकायत कर रही थी, कितना कामचोर है, बाजार की हर चीज़ में पैसा बनाता है, खाने बैठता है तो खाता ही चला जाता है। गजाधर बाबू को बराबर ये महसूस होता रहता था कि उसके घर का रहन सहन और खर्च उनकी हैसियत से कहीं ज़्यादा है। पत्नी की बात सुनकर लगा कि नौकर का खर्च बिल्कुल बेकार है, छोटा मोटा काम है, घर में 3 मर्द है, कोई ना कोई कर ही देगा। उन्होंने उसी दिन नौकर का हिसाब कर दिया। अमर दफ्तर से आया तो नौकर को पुकारने लगा। अमर की बहू बोली, बाबूजी ने नौकर छुड़ा दिया। क्यों? कहते हैं खर्च बहुत है। यह वार्तालाप बहुत सीधा सा था, पर जिस टोन में वह बोली गजाधर बाबू को खटक गया। उस दिन भी जी भारी होने के कारण गजाधर बाबू टहलने नहीं गए। आलस्य से उठकर बत्ती भी नहीं जलाई। इस बात से बेखबर नरेंद्र माँ से कहने लगा, अम्मा तुम बाबूजी से कहती क्यों नहीं, बैठे बिठाए कुछ तो नौकर ही छुड़ा दिया। अगर बाबूजी ये समझे कि मैं साइकिल पर गेहूं रख आटा पिसाने जाऊंगा तो मुझसे यह नहीं होगा। हाँ अम्मा, बसंती का स्वर था, मैं कॉलेज भी जाऊं और लौटकर घर में झाड़ू भी लगाऊं, यह मेरे बस की बात नहीं। बूढ़े आदमी हैं, अमर भुनभुनाया, चुपचाप पड़े रहे, हर चीज़ में दखल क्यों देते हैं? पत्नी ने बड़े व्यंग से कहा। और कुछ नहीं सूझा तो तुम्हारी बहू को चौके में भेज दिया। वह गई तो 15 दिन का राशन 5 दिन में बनाकर रख दिया। बहू कुछ कहे इससे पहले ही वो चौके में घुस गई। कुछ देर में अपनी कोठरी में आई और बिजली जलाया तो गजाधर बाबू को बैठे देख बड़ी सिटपिटाई। गजाधर बाबू की मुख मुद्रा से वह उनके भावों का अनुमान न लगा सकी। वह चुप आंखें बंद किए लेट रहे। गजाधर बाबू चिट्ठी हाथ में लिए अंदर आए और पत्नी को पुकारा। वो भीगी हाथ लिए निकली और आंचल से पोंछते हुए पास आकर खड़ी हो गई। गजाधर बाबू ने बिना किसी भूमिका से कहा कि मुझे सेठ रामजी मल की चीनी मिल में नौकरी मिल गई है। खाली बैठे रहने से तो 4 पैसे घर में आए वही अच्छा। उन्होंने तो पहले ही कहा था, मैंने ही मना कर दिया। फिर कुछ रुक कर जैसे बुझी हुई आग में एक चिंगारी चमक उठी। उन्होंने धीमे स्वर में कहा, मैंने सोचा था कि वर्षों तुम सबसे अलग रहने के बाद अवकाश पाकर परिवार के साथ रहूँगा। खैर परसों जाना है, तुम भी चलोगी? मैं? पत्नी सकपका गई। मैं चलूँगी तो यहाँ क्या होगा? इतनी बड़ी गृहस्थी है, फिर सयानी लड़की। बात बीच में काटकर गजाधर बाबू ने हताश स्वर में कहा, ठीक है तुम यहीं रहो, मैंने तो ऐसे ही कहा था, और गहरे मौन में डूब गए। नरेंद्र ने बड़ी तत्परता से बिस्तर बांधा और रिक्शा बुला दिया। गजाधर बाबू का टीन का बक्सा और पतला सा बिस्तर उस पर रख दिया। नाश्ते के लिए लड्डू और मठरी की डलिया हाथ में लिए गजाधर बाबू रिक्शे पर बैठ गए। दृष्टि उन्होंने अपने परिवार पर डाली, फिर दूसरी ओर देखने लगे और रिक्शा चल पड़ा। उनके जाने के बाद सब अंदर लौट आए। बहू ने अमर से पूछा, सिनेमा ले चलेंगे ना? बसंती ने उछल कर कहा, भैया हमें भी। गजाधर बाबू की पत्नी सीधे चौके में चली गई। बची हुई मठरियों को कटोरेदान में रखकर अपने कमरे में लाई और कनस्तरों के पास रख दिया। फिर बाहर आकर कहा, अरे नरेंद्र, बाबूजी की चारपाई कमरे से निकाल दे, उसमें चलने तक की जगह नहीं है। मतलब उनके जाने का अफसोस किसी को नहीं था। लोग अपने अपने दिनचर्या में लग गए। वो जैसे जीते थे वैसे ही जीने लगे। अब उन्हें रोकने टोकने वाला भी कोई नहीं था। तो इस तरह इस कहानी का अंत होता है।